गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डियर स्टूडेंट, 1941 ये वो दौर था जिसमें यदि हम एक छोटा सा प्रोग्राम रन करना चाहते थे तो हमें बहुत सारे कनेक्शंस की ज़रूरत होती थी, जो कि बहुत ही कठिन काम था। इस दौर में डाटा स्टोरेज जैसा कोई कंसेप्ट नहीं आया था, शायद इसीलिए हमको बहुत सारे कनेक्शंस की ज़रूरत होती थी। इस दौर में हमारा पहला मैकेनिकल कंप्यूटर आया था, जिसको जूस Z3 के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, ये था वो कंप्यूटर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 1943 वरेन मैकलच एंड वाटरपिट्स ने AI के फील्ड में पहला काम किया था और उन्होंने अपने काम को नाम दिया था मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरन्स। वरेन मैकलच एंड वाटरपिट्स ने कुछ आर्टिफिशियल न्यूरन्स बनाए और उनके बीच में कनेक्शन बनाया। मतलब हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे ब्रेन में न्यूरन्स होते हैं, उसी तरह के उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरन्स बनाए और उन न्यूरन्स के बीच में कुछ कनेक्शंस बनाने की कोशिश की। मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कुछ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बीच कुछ कनेक्शंस बनाए जो कि इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। ये उनका पहला प्रपोज्ड मॉडल था। ठीक है, अब हम चलते हैं। देखिए, ये है वरेन मैकलच एंड वाटरपिट्स। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा देखते हैं। 1946 आते ही हमारा 1946 में हमारा पहला ENIEC आयनिक कंप्यूटर आया, जिसका साइज बहुत बड़ा था, लगभग एक छोटे रूम जितना था। ENIAC कंप्यूटर को यूनाइटेड स्टेट आर्मी ने आर्बिट्री फिल्टरिंग टेबल को कैलकुलेट करने के लिए बनाया था। देखिए, ये कुछ इस तरह का था। इसी ईयर में मैकलच एंड पिट्स ने अपना जो मॉडल था, जो उन्होंने 1943 में दिया था, उसको फिर से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और जिसको नाम दिया न्यूरल नेटवर्क एज ए मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। न्यूरल नेटवर्क मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इसलिए दिया था क्योंकि वहाँ इनके मॉडल में जो आर्टिफिशियल न्यूरन्स थे वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते थे, इसलिए उन्होंने नाम दिया न्यूरल नेटवर्क एज ए मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस। देखिए, कुछ इस तरह का मॉडल था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1949 डोनाल्ड ओल्डिंग हेबो ने इसी काम को आगे बढ़ाया। मतलब जो मॉडल वरेन मैकलच एंड वाटरपिट्स ने दिया था, इसी मॉडल पर इन्होंने काम किया और इस मॉडल को अपडेट किया। अपडेट क्या किया कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरन्स के बीच में जो कनेक्शन था, उस कनेक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाया और इन्होंने अपने काम को नाम दिया हेवियन लर्निंग। देखिए जरा, ये है हमारा हेवियन लर्निंग। 22 जुलाई 1904 को इनका जन्म हुआ था और 20 अगस्त 1985 को इनकी मृत्यु हो गई। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और आगे हिस्ट्री में और आगे चलते हैं। 1950 में आए एलन ट्यूरिंग, जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जानते हैं, ठीक उसी तरह से एलन ट्यूरिंग साहब को हम कंप्यूटर साइंस के फादर के नाम से जानते हैं। मतलब हम कंप्यूटर साइंस का बापू इनको हम कह सकते हैं। इन्होंने एक लैंडमार्क पेपर पब्लिश किया, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। एलन ट्यूरिंग साहब ने एक क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन था, कैन मशीन थिंक। इस क्वेश्चन को सुनते ही कंप्यूटर साइंस की दुनिया में भूचाल आ गया था। अपनी बात को सही साबित करने के लिए एलन ट्यूरिंग साहब ने
एक साइंटिस्ट का एग्जाम्पल दिया था जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंग्स, जो एक साइंटिस्ट थे लेकिन ये बोल नहीं सकते थे। एलन ट्यूरिंग ने कहा था कि कोई मशीन अगर कंप्यूटिंग कर रही है इसका मतलब वो सोच रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अपने एक्सप्रेशन को मतलब दुनिया के सामने बताए। मतलब उन्होंने कहा था कि कोई मशीन जो कंप्यूटिंग कर रही है मतलब वो सोच रही है। और इसी दौर में देखिए ये है अपने एलन ट्यूरिंग साहब, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये है स्टीफन हॉकिंग साहब। देखिए 1956 में आए जॉन मैकार्थी, जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिन्हें हम फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। 1956 में जॉन मैकार्थी साहब ने 10 साइंटिस्टों के साथ मिलकर 2 महीने तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर काम किया, जिसे आज हम डार्थमाउथ कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। पहली बार इस कॉन्फ्रेंस में जॉन मैकार्थी साहब ने एआई शब्द का इस्तेमाल किया और सारे साइंटिस्टों ने इस शब्द को स्वीकारा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द की शुरुआत डार्थमाउथ कॉन्फ्रेंस में हुई थी। इसीलिए हम जॉन मैकार्थी साहब को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जॉन मैकार्थी साहब ने एआई पर काम करने के लिए एक लैंग्वेज भी बनाई थी, जिसको हम लोग लिस्प कहते हैं, जो सेकंड ओल्डेस्ट लैंग्वेज थी। फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूरल मशीन SNARC, जिसे मार्विन मिस्की और डीन एवंड ने बनाया था, वो भी इसी ईयर में आई थी। ये है हमारे जॉन मैकार्थी साहब और ये है SNARC। चलिए आगे देखते हैं। अब ये है जॉन मैकार्थी साहब की टीम। एक्चुअली में ये हम जानते हैं कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ठीक उसी तरह से जॉन मैकार्थी साहब ने अकेले नहीं बल्कि उनकी टीम ने के साथ मिलकर उन्होंने एआई को इन्वेंट किया, एआई शब्द को लेके आए, ठीक है। लेकिन चूंकि हमेशा जो नाम होता है वो कप्तान का होता है, इसलिए हम फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी साहब कहते हैं। इनकी टीम में बहुत से लोग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1957 में फ्रैंक रोशनवेल्ट ने परसेप्ट्रॉन को इन्वेंट किया। परसेप्ट्रॉन पहला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क था जो कि बाइनरी क्लासिफिकेशन का काम करता था। बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब है कि ये किसी भी प्रॉब्लम को 2 पार्ट्स में बांटता था, 2 ग्रुप्स में बांटता था, ठीक है। चलिए इस बात को हम समझते हैं, थोड़ा देखिए जरा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा इनपुट है, यहाँ से हमारा इनपुट आ रहा है और ये उसका वेट है। ये यहाँ पे समीशन हो रहा है और समीशन के बाद यहाँ पर हमने उस पर एक्टिवेशन फंक्शन लगाया और उस एक्टिवेशन फंक्शन ने हमारे इस डाटा को 2 कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह का था हमारा परसेप्ट्रॉन। 1958 में जॉन मैकार्थी साहब ने हाई लेवल लैंग्वेज लिस्प, जो कि उन्होंने लैंग्वेज दी थी लिस्प, उसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया, जो कि लैम्डा कैलकुलस पर बेस्ड थी, जिसको हम लोग सेकंड ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। 1959 में पहली एआई लैब बनाई गई थी जिसका नाम था MIT। इसी ईयर में एलन न्यूवेल, हेवर्ड ए साइमन और चीफ शॉ ने पहला एआई प्रोग्राम बनाया जिसे लॉजिक थ्योरिस्ट के नाम से जानते हैं। एलन न्यूवेल, हेवर्ड ए साइमन और चीफ शॉ ने GPS को भी इसी ईयर में बनाया था। GPS मतलब जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर। इसी ईयर में आर्थर शामुएल, जिन्होंने पहला जो टर्म है, पहली बार
मशीन लर्निंग शब्द का इस्तेमाल किया था। इसीलिए ऑर्थर शैमुअल को हम लोग फादर ऑफ मशीन लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1960 में प्रोफेसर जॉन हॉलैंड ने जेनेटिक एल्गोरिथम को दिया, जो कि डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर बेस्ड थी। प्रोफेसर जॉन हॉलैंड को हम फादर ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। देखिए ये है, ये है डार्विन्स की थ्योरी, जो डार्विन साहब ने दी थी कि किस तरह से इंसान बंदर से इंसान बना। ये थ्योरी थी डार्विन साहब की, और इसी थ्योरी पे हमारे प्रोफेसर जॉन हॉलैंड ने जेनेटिक एल्गोरिथम को बनाया। देखिए ये है कुछ जेनेटिक एल्गोरिथम, जिसको हम कभी किसी अदर लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए 1964 में जोसेफ वाइजनबॉम ने पहला चैट बॉक्स बनाया और इस चैट बॉक्स को नाम दिया एलिजा। देखिए ये हमारा एलिजा, ये उस जमाने का पहला चैट बॉक्स था। देखिए 1941 से 1964 तक जितने भी साइंटिस्ट थे, वो एक ऐसी एल्गो डेवलप करना चाहते थे जो मैथमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करे। 1966 में पहला मोबाइल रोबोट आया और जिसका नाम था सेकी, जिसे एआई सेंटर ऑफ स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया था। सेकी एक मोबाइल रोबोट जिसे बनने में 6 साल का वक्त लगा। 1966 से 1966 में इस पर काम शुरू हुआ और 1972 में ये काम हमारा कंप्लीट हुआ। चार्ल्स रोशन, नील्स लिसन्स और पीटर हार्ड ने सेकी को बनाया था। कुछ सेकी हमारा इस तरह का दिखता था। ये हमारी इमेज है सेकी की, एक मोबाइल रोबोट है। देखिए इसमें पहिए भी लगे हैं और बहुत सारे सेंसर्स भी लगे हुए हैं। 1972 में हमारा पहला ह्यूमन रोबोट आया, जिसको जापान ने बनाया था और जिसका नाम दिया था बेबोट 1। कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए 1974 से 1980 का जो दौर था, जिसे हम फर्स्ट एआई विंटर के नाम से जानते हैं, इस दौर में एआई के फील्ड में ज़्यादा काम नहीं हुआ था। इसे एआई विंटर का नाम इसलिए दिया था क्योंकि अमेरिका में सर्दियों में काम बहुत ही कम होता है। देखिए यहाँ पे इसका बर्थ हुआ था 1956 में, और बर्थ में आते आते देखिए ये डाउनफॉल हो गई, ये इसका डाउन आ गया। देखिए 1974 से 1980 फिर से देखिए एक कमबैक किया इसने। देखिए 1980 में एआई ने फिर से कमबैक किया एक्सपर्ट सिस्टम के साथ में। एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब वो ऐसे प्रोग्राम डेवलप करना चाहते थे जो खुद से डिसीजन ले सकें। 1987 से 1993 का जो दौर था, इसे हम सेकंड एआई विंटर के नाम से जानते हैं। इस दौर में कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही थी और रिजल्ट बहुत कम आ रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इन प्रोजेक्ट की फंडिंग बंद कर दी थी। एक्सपर्ट सिस्टम आया इस दौर में पहला एक्सकॉन, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। देखिए ये दौर था 1996 में आया हमारा EQP, एग्जैक्ट क्वांटम पॉलिनोमियल टाइम। EQP एक ऐसी एल्गोरिथम थी जिसके बेस पर हमने क्वांटम कंप्यूटर बनाया था, जो किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम को गारंटी के साथ में पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकता था।
1900 देखिए क्वांटम कंप्यूटर कुछ इस तरह का दिखता था हमारा। देखिए 1997 में आया हमारा डीप ब्लू, जो कि एक चेस प्लेइंग एक्सपर्ट सिस्टम था जिसे IBM ने बनाया था। डीप ब्लू पहला कंप्यूटर था जिसने चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को हराया था। डीप ब्लू और गैरी कैस्परोव के बीच 3 मैच हुए, जिसमें से 2 में डीप ब्लू जीता और 1 मैच ड्रॉ हो गया। देखिए कुछ इस तरह का दिखता है हमारा डीप ब्लू। देखिए 1999 में आया हमारा डीप स्पेस, जो कि एक स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष यान था। 1999 आते आते AI ने जमीन के साथ साथ अब अंतरिक्ष में भी अपना कब्जा कर लिया। 2002 में AI पहली बार हमारे घर आया और हमने रोम्बा के रूप में इसका स्वागत किया। रोम्बा एक ऑटोनोमस वैक्यूम क्लीनर था जिसमें बहुत सारे सेंसर लगे थे, जो कि बड़ी आसानी से हमारे रूम को क्लीन करता था। देखिए कुछ इस तरह का था हमारा रूम। देखिए 1906 में AI ने पहली बार बिजनेस वर्ल्ड में अपना कदम बढ़ाया फेसबुक और ट्विटर के साथ में। फेसबुक और ट्विटर दोनों ही सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग और उसके रूममेट ने बनाया था। ये दोनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। ट्विटर को जैक डोरसी ने बनाया था। अब आता है हमारा देखिए ये थे हमारे दोनों। चलिए अब आया हमारा 2011 में आया हमारा IBM का वाटसन, जिसने जैकोपार्डिकुस को जीता था। ये टेक्स्ट को स्पीच में चेंज कर सकता था, मतलब हम कह सकते थे कि ये IBM का वाटसन हमारा बोल सकता था। 2012 में देखिए कुछ इस तरह का था। 2012 में हमारे गूगल ने लॉन्च किया गूगल नाउ। ये गूगल नाउ अब हमारा गूगल बाबा बन गया था, जो भविष्यवाणी भी कर सकता था। और बात करते हैं हम 2020 और 2022, लगभग 25% हम बिजनेस में AI का यूज़ करने लगे थे। अब जैसे कि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो, तो YouTube भी हमारा AI का इस्तेमाल करके आपको जो वीडियो आप देखते हो उसको रिकमेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट, कुछ ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।